नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिरकुंडा नगर परिषद ने विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। वार्ड 2 और 12 में शुरू होंगे निर्माण कार्य। उन्नीस 1971 की जनगणना के आधार पर हो परिसीमन, बोले आदिवासी संगठन। आदिवासी आरक्षण से ना हो छेड़छाड़। रांची समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरसात की चेतावनी। जून तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड स्तर के करीब, निवेशकों में बढ़ा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद की करेंगे। दरअसल नगर परिषद 2026 के गठन के बाद पहली बार 3 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बता दें कि नगर अध्यक्ष सुनीता देवी और उपाध्यक्ष विजय यादव ने वार्ड 2 और वार्ड 12 में कई योजनाओं की शुरुआत की। सबसे पहले वार्ड 2 में मुंडा धोड़ा में नाली निर्माण और फेवर ब्लॉक बिछाने की योजना का शिलान्यास किया गया। इसके बाद वार्ड 12 में चपड़ा डंगाल में फेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य का शिलान्यास किया गया। बात करें तो नगर अध्यक्ष सुनीता देवी और उपाध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि यह 2026 सत्र की पहली योजना है जिसे धरातल पर उतारा गया है। आपको बता दें कि आगे कई विकास योजनाएं लाई जाएगी और सभी कार्यों को जल्द धरातल पर उतारने का दावा किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा सभी कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यह बड़ी बातें सामने आ रही है और उन्होंने शिलान्यास कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य कितनी रफ्तार से शुरू होता है और कब तक पूर्ण हो पाता है। पहले आप सुने अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ का आज तीसरा काम हुआ। वार्ड नंबर 2 में 2 नाला, 1 पेपर ब्लॉक है और यहाँ उड़िया धौरा में वहाँ वार्ड नंबर 12 यहाँ भी मैंने 2 वार्ड नंबर 12 में। काम की गुणवत्ता में क्या कहेंगे? मेरा ठेकेदार से ही काम कहना है कि जो भी काम करिए आप लोग मन लगा कर काम करिए, अच्छे काम करिए। जी बिल्कुल, तो आप अध्यक्ष सुनीता देवी को सुन पा रहे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो भी काम करे बेहतरीन तरीके से काम करे। ऐसे में साफ तौर पर चिरकुंडा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि यह जो सत्र है इसमें पहला शिलान्यास हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है कितनी तेजी से रफ्तार बढ़ रहा है विकास का? ये अनुपम, बता दूं कि जाहिर सी बात है कि चिरकुंडा नगर परिषद को जो 2008 में ये गठन हुआ था और इसे नगर परिषद बाद में इसे बनाया गया था। हालांकि ये गठन के समय नगर पंचायत थे और बाद में इसे नगर परिषद में शुमार किया गया। और आपको बता दें कि कुल 21 वार्ड है और ये जो सत्र, जो चौथे सत्र कह सकते हैं कि 2026 में जो पूरे झारखंड में जो नगर निकाय के चुनाव का गठन हुआ है और उसमें चुन के जो जनप्रतिनिधि आए और क्षेत्र के विकास के लिए काफी वो गंभीर हैं और जिसका आज विधिवत आज कह सकते हैं कि चिरकुंडा नगर परिषद वार्ड संख्या 2 के मुंडा धौड़ा में 2 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। वहीं दूसरी ओर वार्ड संख्या 12 में जो वहाँ जो चपड़ा डंगाल कहते हैं वहाँ जो फेवर ब्लॉक का काम, और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साफ तौर पे कहे कि काम में किसी प्रकार की, उन्होंने संवेदक को साफ हिदायत दी कि काम में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वो समय समय पर वो इन कार्यों का निरीक्षण करते रहेंगे। तो इससे जाहिर से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्य में काफी गंभीर और कार्य में तेजी लाने की बात कही। जी
बिल्कुल, कहीं ना कहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष खुद भी फावड़ा लिए दिखाई दे रहे हैं और शिलान्यास में कहीं ना कहीं उन्होंने काम का एक तरह से शुभारंभ भी किया है। तो लेकिन संतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी 2 वार्डों का ही शिलान्यास किया गया है विकास कार्यों का, ऐसे में 21 वार्ड है वहां पर, तो और क्या कुछ कमी रह गई है वहां पर जिसे तत्काल पूरा करना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए, अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो या फिर तमाम सदस्यों का उस और ध्यान जाना चाहिए? ये अनुपम बता दूं कि यहाँ मूलभूत समस्या तो कमी है ही, ऐसा नहीं कि सारी योजना पूर्ण नहीं कंप्लीट हो गई है। बहुत सारी योजना, चूंकि ये चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र है, यहाँ बस स्टैंड की काफी जरूरत है और कई स्टेडियम की जरूरत है। और जब हमने अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि ये काम जो है धीरे धीरे सारे कार्यों को धरातल पर लाया जाएगा, क्योंकि चिरकुंडा नगर परिषद है, 21 वार्ड का ये नगर परिषद और अमूमन सभी वार्डों में कुछ न कुछ कार्य बाकी हैं और उसे जल्द से जल्द दूर करने का दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि ये जो दावे हैं और शिलान्यास के बाद अब कार्य कब पूर्ण होते हैं और दावे की पूर्ति कब तक की जाती है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन रुख करेंगे हम झारखंड की ओर, आपकी जगह झारखंड की राजधानी रांची की ओर। दरअसल झारखंड में प्रस्तावित लोकसभा विधानसभा परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठन ने अपनी चिंता जाहिर की है। झारखंड एवं राजी पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की कि आगामी परिसीमन की प्रक्रिया 1971 की जनगणना के आधार पर ही पूरी की जाए। दरअसल संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि आदिवासी समुदाय के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए 1971 की जनसंख्या के अनुपात को ही आधार बनाया जाना चाहिए। साफ तौर पर उनका कहना था कि इसी आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया था, इसलिए परिसीमन में भी उसी व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है। नेताओं ने आशंका जताई कि यदि नए जनगणना आंकड़ों के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की संख्या प्रभावित हो सकती है। इससे आदिवासी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी संभावना है। बता दें कि प्रेस वार्ता में संगठन ने केंद्र सरकार और परिसीमन आयोग से आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की है। कुल मिलाकर कहें तो उनका कहना है कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में किसी भी प्रकार का परिसीमन सामाजिक और संवैधानिक संतुलन को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। आप भी सुने क्या कुछ कहना है आदिवासी संगठन के नेताओं का। मैं सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ झारखंड प्रदेश। आज आदिवासी छात्र संघ राजी पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत सरना धर्म सोतो समिति खूंटी 3 संगठन के तत्वाधान में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये मीडिया के माध्यम से सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं। हमारे ऊपर खतरा का बादल मंडरा रहा है, परिसीमन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी का अवगत कर रहे हैं। हम लोग अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी। संसद हो, विधायक हो, संसद हो, इसमें हमारा जनप्रतिनिधि आदिवासियों का होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि परिसीमन के बहाने बाहरी आबादी जो आ रही है उनके बहाने हमारी संख्या घटाई जा रही है। ये 2007 में भी हुआ था। इसे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और ACS के द्वारा जोरदार तरीके से आंदोलन किया गया था और बाकी देश में हुआ था, लेकिन झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में परिसीमन नहीं हुआ था। हमारा जो आरक्षित सीटें 28 ही थी। अभी का जो परिस्थिति में जो परिसीमन हो रहा है इसमें भी हमारा मांग है कि भारत का संविधान का 244(1) और 2071 के जो जनगणना के अनुसार ये। अब बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। दरअसल आने वाले घंटों में मौसम और अधिक सक्रिय रहने के संकेत मिल रहे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के 16 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, वज्रपात और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा हो रही है। कई जिलों में तो आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब अगर बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। कुल मिलाकर बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और वज्रपात के दौरान कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया। दरअसल सरकार के निर्देशानुसार सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपना ई-केवाईसी पूरा कराना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी रोक दी जा सकती है। आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को लगातार ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस एजेंसी कार्यालय जाकर आधार कार्ड और गैस उपभोक्ता संख्या के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। कई स्थानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा बात करें तो कुछ गैस कंपनियां मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा दे रही है। मौसम गैस एजेंसियों की बात करें तो उपभोक्ताओं से लगातार अपील की जा रही है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त करने में उन्हें परेशानी ना हो। बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार से। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मजबूत वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और घरेलू निवेशकों के बढ़ते भरोसे के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार करता नजर आ रहा है। बाजार खुलते ही प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखी गई, जिसके चलते निवेशकों का उत्साह भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति, बेहतर कॉरपोरेट नतीजे और निवेशकों का सकारात्मक रुख बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, जिससे बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिला है। बाजार की इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विश्लेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल घरेलू शेयर बाजार का माहौल सकारात्मक बना हुआ है और निवेशकों का विश्वास बाजार को मजबूती प्रदान करेगा। रुक एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल अपराधियों ने युवक पर 2 राउंड की फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उनके अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल रिम्स पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस, ग्रामीण एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा घटनास्थल पर आगे की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि घायल युवक के पिता ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार संचालित हो रहा था। उनका कहना है कि उनके पुत्र ने नशे के इस कारोबार का विरोध किया था और युवाओं को इससे दूर रहने के लिए जागरूक किया था। इसी कारण कहीं ना कहीं अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की प्रक्रिया में लगी हुई है। ये मगरिब के बाद है। मगरिब के बाद जो है, हाँ, सवा सात बजे अरफात अपार्टमेंट के पास मेरा बेटा था, चाय पी रहा था और वहाँ से बुला करके किनारे खरीद दुकान के पास
और उसको जो है गोली मार दिया। कितने लोग आए थे अपराधी? ये तो हमको नॉलेज में नहीं है, हमको मालूम नहीं है, इसलिए कि हम वहाँ पर ही थे नहीं। मेरा बेटा था और भी लोग थे, 2 लोग थे वहाँ पर ही, उन्हीं लोग बता सकते हैं कि कितने लोग था। लेकिन मेरा बेटा बेकसूरवार है और कोई भी मेरा बेटा के ऊपर दाग नहीं है और नहीं मेरा बेटा किसी तरह का कोई गलत काम करता है ना किया है। लेकिन उसको जो है मेरा बेटा को सिर्फ इसलिए मार दिया कि ब्राउन शुगर बेचने के लिए मोहल्ला में मना किया उसका भाई को, और मेरा बाप बेटा को उसने गोली मार दिया। माने जो नशा करता है उसके लिए वो देखिए, नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मौलाना आज़ाद कॉलोनी है, तकरीबन 8:15 के आसपास एक व्यक्ति जिनका नाम शमशेर है, उनके ऊपर एक राउंड फायरिंग की गई, एक राउंड मिसफायर हुआ है और उनकी हालत थोड़ी गंभीर है, तो उन्हें रिम्स में उनका इलाज चल रहा है और उस पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। और सुनने में आया और जितना प्रारंभिक जांच में हम लोग को पता चला है। अब बात करेंगे बालू उठाव से जुड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि बालू उठाव को लेकर एनजीटी की सख्ती के बाद अब खनन विभाग लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार तड़के सुबह धनबाद में खनन विभाग की टीम ने सिटी सेंटर के समीप छापेमारी कर बालू लदे 2 वाहनों JH10 AT 8754 और JH10 BJ 7449 को जब्त किया। जानकारी के अनुसार खान निरीक्षक श्याम नंदन सिंह और ब्रह्मदेव यादव के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान दोनों वाहनों में करीब 200 CFT बालू लदा हुआ पाया गया। टीम ने वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और अवैध परिवहन की आशंका पर उन्हें जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना पुलिस की टीम भी मौजूद रही। बता दें कि जब्त किए गए दोनों वाहनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। खनन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।